ठीक हो सब लोग? एवरीबॉडी इज फाइन? हाँ भाई, तो स्टडी कैसे चल रही है? स्टडी कैसे चल रही है? कल है मेरे ख्याल में कोई कल या आज पीएमसी की मीटिंग है, तो मे भी सिलेबस को थोड़ा रिवाइज करें, कुछ टॉपिक्स में भी माइनस हो जाएं, कुछ प्लस हो जाएं, तो जो होगा वो देखा जाएगा, जो भी होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, तो कल परसों की बात करते हैं कि हमने सैटरडे को केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर स्टार्ट किया था, तो उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो हम आयनिक बॉन्ड पे थे और हमने आयनिक बॉन्ड जो है किया था। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड करते हैं। ठीक है बेटा, आयनिक बॉन्ड करते हैं, आयनिक बॉन्ड करते हैं। अच्छा, टेस्ट में आपका जो सिलेबस होगा फुल सेकंड चैप्टर, टेस्ट 8 का जो सिलेबस है, टेस्ट 8 का सिलेबस क्या है? चैप्टर 2 फुल, ये फुल आएगा। ठीक है, और चैप्टर 3 जो अभी चल रहा है अप टू कमिंग सैटरडे तक जितना सिलेबस होगा वो इस टेस्ट में होगा। ठीक है, नहीं स्टैचोमेट्री के रहने दे, उसको बाद में फिर आगे वाले चैप्टर में रिवाइज कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो हम आते हैं, हम बात कर रहे थे किसकी? आयनिक बॉन्ड की। हमने ये पढ़ा था कि वाल्टर कोसेल ने आयनिक बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया था, और ये बॉन्ड जो है मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनता है। मेटल की आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होती है, इस वजह से मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। अगर कोई मेटल है, ठीक है, तो मेटल है तो मेटल क्या करेगा? गैस स्टेट में जब इसको एनर्जी देंगे तो मेटल पॉजिटिव आयन बनाएगा। ठीक है, अब ये जो नॉन मेटल है ये क्या करेगा? अगर कोई एक्स नॉन मेटल है, गैस स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेके ये नेगेटिव आयन बनाएगा, ये भी गैस स्टेट में बनाएगा। ठीक है, तो मेटल पॉजिटिव आयन बनाएगा, नॉन मेटल नेगेटिव आयन। तो आयनिक कंपाउंड जो बनेगा वो बनेगा MgMx। ठीक है, और ये अब सॉलिड हो जाएगा। जब आयनिक कंपाउंड बन जाएगा तो ये सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीन था जो हमने डिस्कस किया था, इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कि ये वही है कि ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो पॉजिटिव आयन बनाएगा, और जो गेन करेगा वो नेगेटिव आयन बनाएगा। लॉस करने वाला मेटल होगा, गेन करने वाला नॉन मेटल होगा। ठीक है, उसके बाद कि ये दोनों जो हैं, पॉजिटिव आयन भी जो है वो गैस स्टेट में होगा, यानी मेटल से बनने वाला आयन भी गैस स्टेट में होगा, और नॉन मेटल से बनने वाला नेगेटिव आयन भी गैस स्टेट में होगा। जैसे ये गैसियस आयंस जो हैं घूमते घूमते एक दूसरे से आके नजदीक आएंगे तो एक दूसरे को चिपक जाएंगे, और चिपकने से जो बॉन्ड बनेगा उसको ये पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव आयन, तो ये सॉलिड हो जाएगा। क्योंकि गैस थे तो इनमें अट्रैक्टिव फोर्स नहीं थी, जैसे ये आपस में जुड़ जाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। उस एनर्जी को क्या कहेंगे? जब आयनिक बॉन्ड बनेगा उस एनर्जी को कहते हैं लेटाइस एनर्जी। उस एनर्जी को क्या कहते हैं? लेटाइस एनर्जी कहते हैं। तो नाउ व्हेन दीज गैसियस आयंस कम क्लोज टू ईच अदर, कि जब ये गैसियस आयन एक दूसरे के नजदीक आएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज जनरेटेड। उसमें क्या होगा कि इनके दरमियान, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होगी, और ये खुद को 3 डायमेंशनल पैटर्न में एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करेंगे, जिसको हम क्रिस्टल लेटाइस कहते हैं। जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होगी इन पार्टिकल्स की, उसको क्रिस्टल लेटाइस कहेंगे, और सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। और इन क्रिस्टलाइन सॉलिड से बनने से जो एनर्जी रिलीज होगी उसको लेटाइस एनर्जी कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? लेटाइस एनर्जी। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ बॉन्ड, 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड फ्रॉम 1 मोल ऑफ पॉजिटिव आयन इन 1 मोल ऑफ नेगेटिव आयन। देखिए, 1 मोल पॉजिटिव आयन, 1 मोल नेगेटिव आयन। ठीक है, ये भी गैस स्टेट में, ये भी गैस स्टेट में। 1 मोल जो है आपका, फॉर एग्जांपल ये सॉलिड बना, 1 मोल बना, तो 1 मोल जब आयनिक कंपाउंड बनेगा तो यहां से जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को कहते हैं लेटाइस एनर्जी। एनर्जी को क्या कहेंगे? लेटाइस एनर्जी कहेंगे। इसको सेव करते हैं। यानी आयनिक बॉन्ड जब बनेगा तो वहां से जो एनर्जी रिलीज होगी उसको लेटाइस एनर्जी कहते हैं। और आयनिक बॉन्ड कितना मजबूत है ये उसकी लेटाइस एनर्जी डिसाइड करेगी। जितनी लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगी
उतना आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा। जितनी लेटाइस एनर्जी कम होगी आयनिक बॉन्ड वीक होगा। ठीक है बेटा, तो सेव करते हैं और आगे चलते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब यह है कि एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करता, उसको इलेक्ट्रॉन देने में हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। नेगेटिव का मतलब यह है कि वो लेना पसंद कर रहा है, जैसे ही आएगा इलेक्ट्रॉन वहां से एनर्जी रिलीज होगी तो सिस्टम की एनर्जी डाउन होगी, यानी आयन आपका स्टेबल होगा। देन व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? फिर आयनिक बॉन्ड क्या होता है? हमने देखा कि एक मोल पॉजिटिव आयन बना, ठीक है, हमने देखा कि एक मोल नेगेटिव आयन बना। तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों गैस स्टेट में बने थे, अब ये एक दूसरे के नजदीक आके क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे थ्रू आयनिक बॉन्ड। तो व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड नेगेटिवली चार्ज आयन। तो पॉजिटिव आयन जो बना था, जो नेगेटिव आयन बना था, दोनों गैस स्टेट में बने थे। अब जैसे ही एक दूसरे के नजदीक आए, एक दूसरे से चिपक गए, तो वो फोर्स, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स जो इन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को आपस में होल्ड कर रही है, इसको हम क्या कहेंगे? आयनिक बॉन्ड कहेंगे। तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट होल्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस टुगेदर इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड कितना मजबूत होगा, अभी मैंने आपको बताया, ये उसकी लेटाइस एनर्जी डिसाइड करेगी कि आयनिक बॉन्ड कितना मजबूत बना है। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे और 3 डायमेंशनल पैटर्न में अरेंज करेंगे, तो जैसे ही 1 मोल आयनिक कंपाउंड का बनेगा तो वहां से एनर्जी जो रिलीज होगी उसको हम लेटाइस एनर्जी कहते हैं। जितनी एनर्जी ज्यादा होगी आयनिक बॉन्ड मजबूत होगा। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड इज डिटरमाइंड इन इट्स लेटाइस एनर्जी। लार्जर द लेटाइस एनर्जी द स्ट्रांग विल बी आयनिक बॉन्ड। अब लेटाइस एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करती है? लेटाइस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक रेडियाई। जितना आयन छोटा होगा, जितना आयन क्या होगा? छोटा होगा, उतनी अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी, तो एनर्जी ज्यादा खारिज होगी। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कि जितनी चार्ज ज्यादा होंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ज्यादा होंगी, तो उतनी लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगी। थोड़ा एग्जांपल में देख लें। देखें, +1 -1, +1 -1, +1 -1, +1 -1, +2 -1, +2 -2, +2 -2। अब देखिए जरा, अब ये तीनों जो हैं +1 -1 वाले हैं, +1 -1 वाले में लिथियम फ्लोराइड की लेटाइस एनर्जी क्यों ज्यादा है? क्योंकि फ्लोराइड आयन छोटे से छोटा है, लिथियम आयन छोटे से छोटा है। इस वजह से देखें तो आप नोट करें कि ये कंटिन्यूसली लेटाइस एनर्जी क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद लिथियम क्लोराइड की, क्योंकि फ्लोरीन से क्लोरीन साइज में बड़ा होगा तो एनर्जी थोड़ी क्या हो गई? एनर्जी आयनिक रेडियाई से क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एनर्जी कम हो गई। यानी इसकी जो लेटाइस एनर्जी लिथियम फ्लोराइड की वो 1017 थी, तो लिथियम क्लोराइड की, क्योंकि अब लिथियम तो सेम है, पॉजिटिव आयन का रेडियस सेम है, पर नेगेटिव आयन क्या हो गया? बड़ा हो गया। ठीक है, तो इससे फर्क पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए +2 -1 तो 2500, अब +2 -2 दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है, पॉजिटिव आयन भी +2 है, नेगेटिव भी -2, पॉजिटिव आयन +2, तो देखिए फर्क है, यहाँ पे भी मैग्नीशियम है, यहाँ पे भी मैग्नीशियम है, पॉजिटिव दोनों में सेम है। यहाँ पे नेगेटिव, सिंगल नेगेटिव चार्ज वाला आयन था, यहाँ पे डबल नेगेटिव चार्ज वाला आयन है, तो ये देखिए वैल्यू में बिल्कुल फर्क आ गया, नोटिसेबल फर्क आ गया। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट भी आप देखेंगे कि बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, उसके बाद क्या चीज है कि लेटाइस एनर्जी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन के टाइम। सो इस पे देखें +3 -1, +2 -1, +1 -1, तो लेटाइस एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी? एल्यूमिनियम क्लोराइड की। इसमें कोई दिक्कत बेटा? इसमें कोई प्रॉब्लम? जल्दी बताएं, इसमें कोई प्रॉब्लम? चलें, इसके बाद क्या चीज है भाई? अब लेटाइस एनर्जी से कुछ और बातें। अब देखें, अगर लेटाइस एनर्जी ज्यादा है, लेटाइस एनर्जी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ? कि आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा। आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होता, आयंस फॉर्मली हेल्ड होंगे। जब आयंस फॉर्मली हेल्ड होंगे तो हार्डनेस ज्यादा होगी। जब आयंस में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी, हार्डनेस ज्यादा होगी।
जब लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगी तो जनरली आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज होगी, यानी जितनी लेटाइस एनर्जी बढ़ती जाएगी तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर उतना कम होती जाएगी, क्योंकि वही आयनिक कंपाउंड पानी में डिसॉल्व होता है जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी उसकी लेटाइस एनर्जी से ज्यादा हो। इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, पर पहले देखें क्या है कि मोर द लेटाइस एनर्जी द मोर विल बी हार्डनेस, उतना ठोसपन ज्यादा होगा, कंपाउंड हार्ड ज्यादा होगा। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट इज मेजर ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज मेजर ऑफ कोहेसिव फोर्स। अब लेटाइस एनर्जी इनकी कोहेसिव फोर्स है, तो जितनी ये ज्यादा होगी उतना आपका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब जितनी अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी तो हार्डनेस ऑटोमेटिकली क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, लो विल बी सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ऑल दोज आयनिक कंपाउंड्स ओनली दोज आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। अब देखिए क्या होता है कि ये देखिए हमने किसी भी कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व किया, से इफ वी हैव सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, तो वाटर मॉलिक्यूल जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, फॉर द सेम रीजन ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब होगा क्या कि ये जो पॉजिटिव आयन है ये ऑक्सीजन वाली साइड इसको सराउंड करेगी, और ये जो नेगेटिव आयन है इसको हाइड्रोजन यानी पॉजिटिव वाली साइड सराउंड करेगी। तो ये जो आयन्स हैं ये इनको नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड करेंगे। अब सराउंड यानी सॉल्यूट पार्टिकल्स को, अब सॉल्यूट कौन है आपका, NaCl, सॉल्यूट पार्टिकल्स यानी NaCl, इन पे पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आर सराउंडेड एंड इंटरेक्टेड, सराउंड भी करेंगे इंटरेक्ट भी करेंगे बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। सॉल्वेंट कौन है, वाटर। ठीक है, तो जैसे ही भैया सोडियम क्लोराइड को वाटर मॉलिक्यूल डिफरेंट डायरेक्शन से सराउंड करेंगे, तो ये वाटर मॉलिक्यूल क्लोराइड और हाइड्रोजन, सोडियम और ऑक्सीजन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि रिपेल कर रहे हैं, जल्दी बताएं जरा। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो रही है कि रिपल्सिव फोर्स? हाँ, बिल्कुल अट्रैक्टिव फोर्स हो रही है। तो यहां से अट्रैक्टिव फोर्स हो रही है तो एनर्जी को क्या होना चाहिए, एनर्जी को रिलीज होना चाहिए, एनर्जी को रिलीज होना चाहिए, एनर्जी को क्या होना चाहिए, रिलीज होना चाहिए, क्योंकि दो सबस्टेंस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब जैसे ही इनमें अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगी एनर्जी रिलीज होगी। इस एनर्जी को जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो इस एनर्जी को कहते हैं हीट ऑफ सॉल्वेशन, हीट ऑफ सॉल्वेशन। ठीक है, हीट ऑफ सॉल्वेशन एक जनरल टर्म है। जब भी कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा और वो एक दूसरे को सराउंड और इंटरेक्ट करते हैं तो वहां से एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, उसको हीट ऑफ सॉल्वेशन कहते हैं। ठीक है, अगर आपकी सॉल्वेंट वाटर है तो आप हीट ऑफ सॉल्वेशन भी कह सकते हैं, पर जनरली जो टर्म यूज होगी क्या होगी, हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रेशन होगी। तो हीट ऑफ सॉल्वेशन एक जनरल टर्म है, कैन बी यूज फॉर एनी सॉल्वेंट which is water or not water, but heat of hydration is a specific term used only when water is our solvent, when water is our solvent, जब water solvent होगी तो फिर ये यूज होगा। ठीक है, एक बात ये हो गई। अब अगर यहां से इसकी इंटरेक्शन से निकलने वाली जो हाइड्रेशन एनर्जी है, if this energy is more than lattice energy, if hydration energy is more than lattice energy, तो क्या होगा, कंपाउंड सॉल्युबल होगा कि इनसॉल्युबल होगा? तो कंपाउंड सॉल्युबल होगा कि इनसॉल्युबल होगा? कंपाउंड सॉल्युबल होगा। ठीक है, कंपाउंड इसी कंडीशन पे सिर्फ क्या होगा, सॉल्युबल होगा। तो ओनली दोज, कौन सा सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल होगा। ओनली दोज आयनिक कंपाउंड्स जिनकी हाइड्रेशन एनर्जी लेटाइस एनर्जी से ज्यादा होगी वो पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे, पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बेटा, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत बेटा, क्लियर? Lattice energy itself does not affect the solubility, but solubility depends upon, यानी इनडायरेक्टली इसका इफेक्ट ये है कि हमने देखना ये है कि भाई जो जब हम पानी में किसी आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करते हैं तो वहां से जो हीट रिलीज हो रही है क्या उसकी लेटाइस एनर्जी तक पहुंचती है? इफ यस तो पानी उसका लेटाइस ब्रेक हो जाएगा,
पॉजिटिव नेगेटिव आयन सेपरेट हो जाएंगे, कंपाउंड पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। अगर हाइड्रेशन एनर्जी इतनी प्रोड्यूस नहीं होती तो वो कंपाउंड इनसॉल्युबल होगा। ये रिलेशन है। अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ NaCl के आयनिक कंपाउंड बनता कैसे। देखिए आयनिक कंपाउंड जो है वो 3 स्टेप्स में बनता है। आयनिक कंपाउंड्स 3 स्टेप्स में बनता है। पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन, यानी मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। कैसे लॉस करेगा, हम उसको एनर्जी देंगे। दूसरा स्टेप नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी वो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे डिपेंड करता है। पहले स्टेप में पॉजिटिव आयन बनेगा, दूसरे में नेगेटिव आयन बनेगा। तीसरा स्टेप फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों गैस स्टेट में बनेंगे, आपस में जुड़ के आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, साथ ही एनर्जी रिलीज होगी, जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम लेटाइस एनर्जी कहेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ केटाइन, पॉजिटिव आयन। तो ये जो सोडियम मेटल है, ठीक है, सोडियम मेटल को हम गैस स्टेट में लेंगे और 495 किलो जूल पर मोल, ये इसकी कौन सी एनर्जी है, ये इसकी आयनाइजेशन एनर्जी है। आयनाइजेशन एनर्जी, इतनी एनर्जी देंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि इसके पास जो वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन है ये निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है भाई, निकल गया। अब क्या होगा कि सोडियम पे लग गई पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो गया, पर किस स्टेट में, गैस स्टेट। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि ये जो नॉन मेटल है, ठीक है, नॉन मेटल जो क्लोरीन है, क्लोरीन हम गैस स्टेट में लेंगे। ठीक है, इसने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, जो सोडियम ने लॉस किया, इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी 287। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद इसकी ऑक्टेट पूरी हो गई 28। अब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उसके साथ ही ये क्लोराइड आयन बन जाएगा, इसकी ऑक्टेट भी पूरी हो जाएगी, इसकी ऑक्टेट भी पूरी हो गई। साथ में एनर्जी रिलीज होगी, कितनी होगी, -348 किलो जूल पर। अब इस एनर्जी को आप क्या कहोगे, इसको आप कहोगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो पहले स्टेप में मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अब ये स्टेप एंडोथर्मिक होता है, क्योंकि हम एनर्जी दे रहे हैं, तो ये आपका स्टेप जो होगा वो एंडोथर्मिक होगा। इस स्टेप में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन किया क्लोरीन ने, क्लोराइड आयन बना, उसके साथ एनर्जी बनी, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, एनर्जी रिलीज होगी, तो ये स्टेप क्या होता है, ये स्टेप एक्सोथर्मिक होगा। यहां तक क्लियर है बेटा। तो अब क्लोराइड आयन भी हमें गैस स्टेट में मिला और सोडियम आयन भी हमें गैस स्टेट में मिला, हमें गैस स्टेट में मिला। ठीक है कृष्णा, आपके क्वेश्चन पे मैं आता हूं, एक सेकंड। इसमें कोई प्रॉब्लम है बेटा? अब टोटल जो आपकी लेटाइस एनर्जी कितनी रिलीज होगी, या आयनिक बांड की टोटल एनर्जी कितनी रिलीज होगी, वो फिर बार्न-हार्बर साइकिल पे आ जाता है। उसमें आपकी आयनाइजेशन एनर्जी भी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी आ जाएगी, हीट ऑफ एटमाइजेशन भी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो वो बाद में हम देखते हैं। ठीक है बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम? किसको नहीं, इसको लेटाइस नहीं करेंगे ना, ये आपकी आयनाइजेशन एनर्जी है, ये आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। लेटाइस तो अभी बना ही नहीं है ना, अभी तो खाली गैस स्टेट में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बने हैं। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आपस में जुड़ जाएंगे तो सॉलिड बनेगा, और वो सॉलिड क्रिस्टल लेटाइस बनेगा, वहां से एनर्जी रिलीज होगी, उसको हम लेटाइस एनर्जी कहेंगे। ठीक है बेटा, इसको हटाते हैं। अब क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बने हैं, ठीक है, स्टेप 3 में ये होगा कि ये सोडियम आयन भी गैस स्टेट में बना था, क्लोराइड आयन भी गैस स्टेट में, ये भाई मेले में घूमते घूमते एक दूसरे के नजदीक आए, तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन एक दूसरे से चिपक गए, जुड़ गए, तो ये अब क्या बन गया, सॉलिड बन गया। और जैसे ये सॉलिड होगा तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी, इतनी एनर्जी, इस एनर्जी को आप लेटाइस एनर्जी कहो। दिस एनर्जी इज कॉल्ड लेटाइस एनर्जी। ठीक है, इस एनर्जी, अब ये हर कंपाउंड की जो है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, ठीक है बेटा, इसमें कोई दिक्कत? तो ये अब जो एनर्जी फाइनली जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे से जुड़ जाएंगे थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वहां से जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम लेटाइस एनर्जी कहेंगे। क्लियर है बेटा, क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं आयनिक कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स की। पहली बात यह कि आयनिक कंपाउंड जो हैं वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। आयनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे कि कोवेलेंट कंपाउंड सच एज वाटर, सच एज आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सच एज नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये मॉलिक्यूल्स हैं। आयनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते,
तो इनके फार्मूला को हम क्या कहेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला कहेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला? तो आयनिक कंपाउंड के फार्मूला को हम क्या कहेंगे, एम्पिरिकल के मॉलिक्यूलर फार्मूला? इसको हम कहेंगे एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला कहेंगे, क्योंकि ये मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट ही नहीं करते। फिर इनके मास को क्या कहेंगे, एम्पिरिकल, इनके मास को फार्मूला मास कहेंगे कि मॉलिक्यूलर मास कहेंगे? इनके मास को क्या कहेंगे, एम्पिरिकल मास, फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास? इनके मास को हम क्या कहेंगे, फार्मूला मास कहेंगे। कि ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। पहली बात कि आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है, उसका एक ये क्या है, प्रूफ है कि जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं, ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, कि सारे नॉन आयनिक कंपाउंड रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। ये इस चीज का एविडेंस है। अब देखें, गैसेस में अट्रैक्टिव फोर्स वीक होती है, लिक्विड में अट्रैक्टिव फोर्स गैस से स्ट्रांग होती है पर सॉलिड से कम होती है। सॉलिड्स में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होती है, तो सारे आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आयनिक बॉन्ड एक स्ट्रांग बॉन्ड है। दूसरी बात कि दे आर हार्ड एंड ब्रिटल, कि आयनिक कंपाउंड क्योंकि सॉलिड होते हैं और अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होती है, तो इस वजह से ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। हार्ड होते हैं तो इनसे ज्यादा हार्ड चीज से अगर इनको हिट करेंगे तो ये ब्रिटल होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे इनके, ठीक है। उसके बाद क्या चीज है कि हार्डनेस जो है वो ग्रुप में टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी, क्योंकि लेटाइस एनर्जी डिक्रीज होगी। लेकिन अगर आपके पास लिथियम क्लोराइड है, इसकी लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगी किससे, सोडियम क्लोराइड से। सोडियम क्लोराइड की ज्यादा होगी किससे, पोटाशियम क्लोराइड से। इसकी ज्यादा होगी किससे, रुबिडियम क्लोराइड से। क्योंकि नेगेटिव आयन सब में सेम है, हम सेम ही ग्रुप में ट्रेवल कर रहे हैं, हम सेम ही ग्रुप में ट्रेवल कर रहे हैं। नेगेटिव आयन का रेडियस वही है, पॉजिटिव आयन का रेडियस बढ़ रहा है, तो लेटाइस एनर्जी कम होती जाएगी। लेटाइस एनर्जी भी ग्रुप में डाउन द ग्रुप कम होती जाएगी, और हार्डनेस भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मेल्टिंग पॉइंट भी कम होती जाएगी। तीनों फैक्टर, ठीक है। दे डू नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स। इंस्टेड ये क्या करते हैं कि 3 डायमेंशनल नेटवर्क में खुद को अरेंज करते हैं। उस 3 डायमेंशनल नेटवर्क पैटर्न को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल लेटाइस और स्पेस लेटाइस कहते हैं। इस वजह से ये मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते, ठीक है। और दे आर रिप्रेजेंटेड बाय एम्पिरिकल फार्मूलाज, और इनकी बेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। हाई क्यों होती है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट चीज पे कि आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास भाई कॉपर क्लोराइड है, ठीक है। अब कॉपर क्लोराइड को अगर आप पानी में डिसॉल्व करते हैं, ये सॉलिड स्टेट में होता है, आयनिक कंपाउंड हमेशा सॉलिड होते हैं। हमने इसको पानी में डिसॉल्व किया तो कॉपर क्लोराइड में क्या हुआ कि कॉपर आयन और क्लोराइड आयन अलग अलग हुए, टूट गए, गैस स्टेट में बन गया, गैस स्टेट में। अब ये पानी में डिसॉल्व हो रहा है, तो मुझे मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इस कंपाउंड को जब हमने इसमें पानी में जो है रखा है, तो इसकी लेटाइस एनर्जी हाइड्रेशन से ज्यादा है या हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो लेटाइस से ज्यादा है? क्या सीन है भाई, फर्स्ट वाला केस या सेकंड वाला? फर्स्ट वाला केस या सेकंड वाला? सेकंड वाला केस, यानी इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, इस वजह से ये पानी में डिसॉल्व हो गया। अब जैसे ये पानी में डिसॉल्व हो गया है तो आइंस गैस स्टेट में नहीं, आइंस क्या बनेंगे, एक्वस बनेंगे, सराउंडेड बाय वाटर होंगे, सराउंडेड बाय वाटर होंगे। पर आइंस, अब सॉल्यूशन में ये आइंस मूव करेंगे या रुके हुए होंगे? अब देखें, एक ये चीज है, आपका कंपाउंड सॉलिड स्टेट में है, आपका कंपाउंड सॉल्यूशन में है। सॉल्यूशन में आइंस मूव कर सकेंगे, पर जब ये सॉलिड होगा तो आइंस फिक्स पोजीशंस पे हैं, मूव नहीं कर सकते। तो सॉल्यूशन फॉर्म में ये गुड कंडक्टर होगा, और विदाउट सॉल्यूशन सॉलिड फॉर्म में ये बैड कंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा। तो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट हैं वो 2 कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, या तो वो सॉल्यूशन की फॉर्म में हो जब उनके आइंस फ्री होंगे, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, या फिर ये पिघली हालत में होने चाहिए, मोल्टेन स्टेट में होने चाहिए। मोल्टेन स्टेट में भी आपके जो आइंस हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे एक और भी जो जनरेट होता है कि हमारे पास कॉपर क्लोराइड की एक्वस सॉल्यूशन है, हमारे पास मोल्टेन कॉपर क्लोराइड है, दोनों में करंट किससे ज्यादा पास होगा? हमारे पास मोल्टेन कॉपर क्लोराइड है, हमारे पास एक्वस जो है कॉपर क्लोराइड है, दोनों में करंट किससे पास ज्यादा होगा? मिक्स ज्यादा एक्वस है, तो एक्वस से ज्यादा होगा, क्योंकि जितनी डाइल्यूशन ज्यादा होती है, जितना पानी यानी आयंस एक दूसरे से दूर होंगे, तो रिकॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी क्या होती है,
कम होती है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में हमेशा ज्यादा करंट पास होता है, ठीक है। तो भाई दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, आई दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट और इन देयर एक्वस सॉल्यूशन की जब हम इनको क्या करेंगे, पानी में डिसॉल्व करेंगे। और दे आर इंसुलेटर्स आर बैड कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट, जब तक ये सॉलिड में होंगे इनसे कोई करंट पास नहीं होगा। उसके बाद दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन नॉन-पोलर सॉल्वेंट। अब सारे जनरल प्रॉपर्टी है, कॉमन प्रॉपर्टी है कि मेजॉरिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर बट नॉट ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। हमने अभी ये पढ़ा था कि सारे आयनिक कंपाउंड पानी में डिसॉल्व नहीं होते, काफी सारे हो जाते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या चीज है, बिकॉज ऑफ देयर नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर। अब देखिए आयनिक बॉन्ड जो है उसमें कोई डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं होता, कोवेलेंट बॉन्ड में डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड इज फाउंड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स में जो डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है px, py, pz, dx स्क्वायर, y स्क्वायर, तो जिस डायरेक्शन में ओवरलैपिंग होगी उस डायरेक्शन में बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे जो पॉजिटिव आयन है इसको नेगेटिव आयन किसी भी डायरेक्शन से अप्रोच कर सकता है, किसी भी डायरेक्शन से नेगेटिव आयन क्या कर सकता है, अप्रोच कर सकता है। इस वजह से ये बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल, तो नॉन डायरेक्शनल होने की वजह से ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। उसके बाद क्या चीज है, आयनिक कंपाउंड के नॉट बी होमोएटॉमिक, कि आपका आयनिक कंपाउंड कभी भी होमोएटॉमिक नहीं हो सकता। क्यों कि आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड जो है वो दो डिफरेंट एलिमेंट्स में बनता है जिनका कम से कम इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस 1.7 से ज्यादा हो। अब ये दो सेम एलिमेंट तो नहीं हो सकते, ये दोनों क्या होंगे, डिफरेंट एलिमेंट हो। द एनर्जी चेंज इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इज स्टडीड बाय बार्न-हाइब्रिड साइकिल के, यानी आयनिक कंपाउंड जब बनेगा एज अ होल कितनी एनर्जी रिलीज होगी ये हम बार्न-हाइब्रिड साइकिल से स्टडी करते हैं, ठीक है बेटा। इसमें कोई दिक्कत, यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा। उसके बाद हम आते हैं कि आयनिक बॉन्ड पूरा हो गया, अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड को मेटेलिक बॉन्ड में कोई कंपाउंड नहीं बनता सच, मेटेलिक बॉन्ड एक मिक्सचर होता है, एडाई बनाते हैं, तो वो कंपाउंड नहीं बनाते, ठीक है। मेटल मेटल से मिलके कोई कंपाउंड नहीं बनाएगा, मेटल नॉन मेटल से मिलके कंपाउंड बना सकता है, ठीक है। नॉन मेटल से मिलके कंपाउंड बना सकता है, मेटल नॉन मेटल से मिलके कंपाउंड बना सकता है, मेटल मेटल से कंपाउंड नहीं बना सकता, ठीक है। अच्छा, अब कोवेलेंट बॉन्ड को किसने इंट्रोड्यूस किया था, जीएन लेविस। बात करते हैं किसकी, कोवेलेंट बॉन्ड की। तो कोवेलेंट बॉन्ड को इन 1916 जीएन लेविस ने इंट्रोड्यूस करवाया था। अब वाल्टर कोसल ने हमें क्या कहा था, डब्ल्यू कोसल ने आयनिक बॉन्ड इंट्रोड्यूस किया था। उसने कहा था कि एक तरीका है जिससे एलिमेंट अपनी ऑक्टेट पूरी कर सकते हैं कि एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब लॉस करने वाला मेटल था और गेन करने वाला नॉन मेटल। अब ये जीएन लेविस ने एक और तरीका बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन लेने और देने के सिवाय, लॉस और गेन के सिवाय एक और भी तरीका है। एक और तरीका कौन सा है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है एलिमेंट इलेक्ट्रॉन शेयर करके भी अपनी ऑक्टेट पूरी कर सकते हैं। सो ऐसा केमिकल बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनेगा इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। यानी पहली बात कि दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ, एक चीज ऐड करते चलें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बनता है। यानी सब्सटेंस के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है, लिथियम इन सब के पास है, पर ये तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते, ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि इनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है, मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं, ठीक है। तो ये इनके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पर ये नहीं बनाते। अगर वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या तो ट्रांजिशन एलिमेंट के पास है या फिर आपके इन एलिमेंट के पास है। यहाँ पे देखिए बोरान के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इन एक्साइटेड स्टेट, कार्बन के पास 4, नाइट्रोजन के पास 3, ऑक्सीजन के पास 2, फ्लोरीन के पास 1 और नोबेल गैसेस के पास 0। तो ये सब ग्रुप एलिमेंट में यही सीन चल रहा है, ठीक है। तो बोरान के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो बोरान, अब दूसरी बात लेविस ये बता रहा है कि भाई म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कोई एलिमेंट कितने
कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, वो डिपेंड करता है कि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो बोरान के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो बोरान क्या होगा, बोरान ट्राइवेलेंट होगा, यानी ये अपने किसी दूसरे एलिमेंट के साथ या एक से ज्यादा दूसरे एलिमेंट के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, या तो एक 3 इलेक्ट्रॉन वाला अनपेयर्ड दूसरा एलिमेंट है, या 2 इलेक्ट्रॉन वाला दूसरा एलिमेंट है, या 1 इलेक्ट्रॉन वाला दूसरा एलिमेंट है। तो डिफरेंट एलिमेंट के साथ ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। कार्बन टेट्रावेलेंट है, तो कार्बन क्या कर सकता है भाई, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन यानी ट्राइवेलेंट है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन डाइवेलेंट है, और हेलोजेंस क्या है, मोनोवेलेंट, ठीक है। तो जीएन लेविस ने ये बताया कि एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन शेयर करके भी ऑक्टेट पूरी कर सकते हैं। तो हमने ये देखा था आयनिक बॉन्ड में कि आयनिक बॉन्ड मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड किसके दरमियान बनेगा, मोस्टली ये नॉन मेटल्स के बीच में ही बनेगा। एक नॉन मेटल होगा, दूसरा भी नॉन मेटल होगा, ठीक है। और या फिर अगर मेटल और नॉन मेटल है तो मेटल इस एरिया से होगा, ट्रांजिशन मेटल होगा, नॉन मेटल आपका इस एरिया से, नीचे से या ऊपर से हो सकता है। तो ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। अगर नॉन मेटल है आपस में, तो अगर कॉम्बिनेशन इस तरह से है कि भाई जनरली मेटल प्लस मेटल के मेटल मेटल से मिला तो मिक्सचर बनेगा। मिक्सचर मीन्स एलॉय बनेगा, नो केमिकल कंपाउंड, कंपाउंड नहीं बनेगा। अगर मेटल जो है प्लस नॉन मेटल, और एक कंडीशन क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस जो है वो ग्रेटर देन 1.7, तो बॉन्ड क्या बनेगा, आयनिक बनेगा। यही मेटल है, ठीक है, प्लस नॉन मेटल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस अगर 1.7 से कम है तो बॉन्ड कौन सा होगा, कोवेलेंट होगा, ठीक है। अगर दोनों ही नॉन मेटल हैं, अगर दोनों ही नॉन मेटल हैं तो चांस क्या होगा, ऑलवेज, यानी नो ऑप्शन, कोवेलेंट। भले इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस कितना भी हो, हाइड्रोजन फ्लोराइड का, हाइड्रोजन फ्लोराइड दोनों नॉन मेटल हैं, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड दोनों नॉन मेटल्स, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस 1.9 यानी लेस देन 1, मोर देन 1.7, स्टिल बॉन्ड इज व्हाट, कोवेलेंट, क्योंकि दोनों नॉन मेटल हैं। तो नॉन मेटल हमेशा क्या बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। मेटल और नॉन मेटल दोनों हैं तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिसाइड करेगा। इफ इट एक्सीड 1.7 तो बॉन्ड आयनिक होगा, अगर वो 1.7 से कम है तो बॉन्ड कोवेलेंट होगा। ये चीज समझ आ रही है बेटा, ये चीज समझ आ गई, मेटल मेटल नॉन मेटल मेटल, ये ठीक है। इसको बाद में सेव करते हैं, वापस आते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ दोबारा आते हैं। तो जीएन लेविस ने इंट्रोड्यूस कराया था इस बॉन्ड को, ठीक है, 1916 में। अकॉर्डिंग टू हिम एलिमेंट्स कैन कंप्लीट देयर ऑक्टेट बाय शेयरिंग ऑफ, इधर एक वर्ड ऐड कर लें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड नॉट पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। द एलिमेंट्स हैविंग 1 और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एक या एक से ज्यादा होंगे तो कैन शेयर 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर दो एलिमेंट आपस में, फॉर एग्जांपल भाई आपके पास हाइड्रोजन है, टोटल एक ही पेयर शेयर करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो बॉन्ड जो होगा वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। यानी मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है कि डिपेंड करता है कि अगर एक ही पेयर शेयर हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो एक पेयर शेयर होगा तो उसको हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, अ बॉन्ड रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल लाइन, अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और व्हेन 1 पेयर इज शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स, तो बॉन्ड बनेगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर 2 पेयर शेयर होते हैं, ठीक है, 2 पेयर शेयर होते हैं, इसमें क्या चीज है भाई कि 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स यानी 2 पेयर शेयर हुए हैं, तो बॉन्ड कौन सा होगा, बॉन्ड होगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है।
अगर भैया दो एलिमेंट्स आपस में 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, भाई 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इसके 3 इसके, यानी देयर इज अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा अगर 6 इलेक्ट्रॉन और क्या कहें कि 3 पेयर शेयर हो रहे हैं, ठीक है, तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो सिंगल कोवेलेंट भी हो सकता है, वो डबल कोवेलेंट भी हो सकता है, वो ट्रिपल भी हो सकता है, पर ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। ठीक है, मैक्सिमम जो मल्टीपल बॉन्ड बनेगा वो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ये लेविस का कॉन्सेप्ट था। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बॉन्ड 0 भी हो सकता है, फिर वो मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं होगा। बॉन्ड हाफ भी हो सकता है, बॉन्ड फ्रैक्शनल भी हो सकता है, बॉन्ड 1 भी हो सकता है, बॉन्ड 0.5 भी हो सकता है, बॉन्ड 1.5 भी हो सकता है, बॉन्ड आपका 2 भी हो सकता है, 2.5 मैक्सिमम 3 होगा। यानी बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम 3 होगा, पर फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर भी होता है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, पर ये लेविस थ्योरी यही बताती है कि सिंगल बॉन्ड होगा, डबल होगा और ट्रिपल होगा। ठीक है बेटा, इसको सेव करते हैं। इसमें कोई दिक्कत कि सिंगल बॉन्ड कब बनेगा, डबल बॉन्ड कब बनेगा और ट्रिपल बॉन्ड कब बनेगा और कौन बनाएंगे? सिंगल बॉन्ड वही एलिमेंट बना सकता है जिसके पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। डबल बॉन्ड वही एलिमेंट बना सकता है जिसके पास कम से कम 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। ट्रिपल बॉन्ड वही एलिमेंट बना सकता है जिसके पास कम से कम 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। 3 होंगे तो वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना सकेगा, क्योंकि एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है बेटा, ये क्लियर है? ये क्लियर है बेटा? जल्दी बताएं जरा, इज इट क्लियर? ओके। उसके बाद क्या चीज है कि कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी फाउंड बिटवीन 2 सिमिलर और डिसिमिलर एलिमेंट्स हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस लेस देन 1.7। कि भाई जरूरी नहीं लेस देन 7, यानी ये कंडीशन जरूर है अपनी जगह पे कि भाई 2 सेम एटम भी कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन और ब्रोमीन के दरमियान 2 डिफरेंट एलिमेंट है कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद अमोनियम के अंदर भी कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में 2 डिफरेंट एलिमेंट कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है 2 सेम एलिमेंट भी बना सकते हैं, 2 डिफरेंट एलिमेंट भी बना सकते हैं। अगर डिफरेंट एलिमेंट हो तो नॉर्मल कंडीशन ये है कि 1.7 से कम होना चाहिए, पर मैंने हाइड्रोजन फ्लोराइड के केस में बताया कि ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात कि कोई भी आयनिक बॉन्ड जो है, नो आयनिक बॉन्ड इज 100% आयनिक। कोई भी आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता। हाँ, a covalent bond can be 100% covalent. A covalent bond can be 100% covalent. अब ये जो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड हैं, ये सारे के सारे खालिस 100% प्योर कोवेलेंट बॉन्ड हैं, इसमें कोई आयनिक कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, हाँ ये जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड हैं इनमें थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर होता है। ठीक है, अगर कोई भी आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक नहीं है तो मोस्ट आयनिक कंपाउंड कौन होगा? सीजियम फ्लोराइड। सीजियम फ्लोराइड इज द मोस्ट आयनिक कंपाउंड। ये सीजियम फ्लोराइड मोस्ट आयनिक कंपाउंड है, जिसका आयनिक कैरेक्टर जो है इसमें सीजियम फ्लोराइड में 92% आयनिक एंड 8% जो है वो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। यानी कोई भी आयनिक कंपाउंड, मोस्ट आयनिक यही कंपाउंड है, ये भी 92% आयनिक है, बाकी इससे भी कम होते हैं। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है इनमें स्लाइट आयनिक कैरेक्टर होता है। अगर आयनिक कैरेक्टर 50% से ज्यादा है तो बॉन्ड आयनिक कहलाएगा। अगर आयनिक कैरेक्टर 50% से कम है तो 50% से फिर ज्यादा कौन होगा? कोवेलेंट होगा, तो कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, तो ये इस चीज पे डिपेंड करता है। इसमें कोई दिक्कत बेटा? कि कोवेलेंट बॉन्ड सेम एलिमेंट भी बनाते हैं, डिफरेंट भी बनाते हैं। सेम में 100% कोवेलेंट बॉन्ड होगा और डिफरेंट में स्लाइड आयनिक कैरेक्टर होता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कितना होगा, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना है। एक फार्मूला है, अगले पेज पे मैं आपसे डिस्कस करता हूं। यही बात जो अभी हमने डिस्कस की उसी को दोहराते हैं, रिपीट करते हैं। इट इज जनरली फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल्स जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिव ये होना चाहिए। नो केमिकल बॉन्ड इज 100% आयनिक। एवरी आयनिक बॉन्ड हैज सम कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो सीजियम फ्लोराइड इज द मोस्ट आयनिक कंपाउंड, जिसमें मैंने आपको बताया 90%। A covalent bond can be 100% covalent if
फाउंड बिटवीन टू सिमिलर एलिमेंट्स, यानी अगर होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे तो बॉन्ड क्या होगा, 100% आपका ये होगा। अगर आप रफली, वैसे ये फार्मूला 100% एक्यूरेट नहीं है, पर 100% जो एक्यूरेट है वो फार्मूला ये है कि आयनिक कैरेक्टर इक्वल्स टू, वो डायपोल मोमेंट से कैलकुलेट होता है, म्यू कैलकुलेटेड अपॉन म्यू ऑब्जर्व इनटू 100। दिस इज द एक्यूरेट फार्मूला कि आपके पास डायपोल मोमेंट होना चाहिए, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड, ठीक है, ऑब्जर्व सॉरी ऊपर होगा, कैलकुलेटेड नीचे होगा, म्यू कैलकुलेटेड और म्यू ऑब्जर्व, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से थ्योरेटिकल को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको आयनिक कैरेक्टर मिल जाएगा, ये देखेंगे आगे चल के, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लेविस द शेयर्ड पेयर स्पेंड्स, लेविस के हिसाब से ये जो शेयर्ड पेयर होता है ये दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान रहता है, दोनों एटम के न्यूक्लियस के दरमियान, यानी फॉर एग्जांपल ये दो एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, ये एक का न्यूक्लियस ये दूसरे का न्यूक्लियस। ये कह रहा है कि ये जो स्पिन होगी शेयरिंग के बाद इलेक्ट्रॉन की अपोजिट स्पिन हो जाएगी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है दोनों बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस के बीच में रहेगा, तो इस शेयर्ड पेयर को ये न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा, ये न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इस शेयर्ड पेयर पे दोनों बॉन्डेड न्यूक्लियस की, दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय विच दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज अट्रैक्टेड बाय दीज न्यूक्लियाई इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो सेव करते हैं, अगले पेज पे आते हैं। डेफिनेशन यही होगी अभी जो मैंने आपको बताई कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन शेयर्ड पेयर एंड न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। ये देखें, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल बना, तो ये हाइड्रोजन एक का न्यूक्लियस ये दूसरे का न्यूक्लियस, और ये शेयर्ड पेयर अकॉर्डिंग टू लेविस इसकी स्पिन अपोजिट होगी, बट ये बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन बुक में ये लिखा है कि जो बॉन्ड बनाने वाले हैं इनकी स्पिन जो है वो सेम होनी चाहिए, सेम बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन में कौन सी चार्ज है, नेगेटिव, बाहर कौन है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इस अट्रैक्टिव फोर्स से जो एनर्जी रिलीज होगी, इस एनर्जी को कोवेलेंट बॉन्ड बनने से जो एनर्जी रिलीज होगी इसको हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी, तो हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, ठीक है। द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये वाला एंड न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स, ये न्यूक्लियस के दरमियान, इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है इसको हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। अ कोवेलेंट बॉन्ड में बी पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड पोलर भी हो सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड नॉन पोलर भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड तो ऐसे एलिमेंट्स में बन रहा है जिनका इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस 0.5 से कम है, तो जनरली वो बॉन्ड क्या होगा, वो बॉन्ड नॉन पोलर होगा, उस पे चार्जेस नहीं होंगी। अब ये क्या होते हैं इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है कि अगर दो ऐसे एलिमेंट्स हैं, दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, यानी होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल बन रहा है, या दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनका इलेक्ट्रॉन डिफरेंस इतना खास नहीं है, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर वो शेयर करेंगे, अगर दोनों एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट बराबर है तो इलेक्ट्रॉन पेयर बीच में ही रहेगा, ना एक एलिमेंट एक्स जो है उसको ज्यादा फोर्स से अपनी तरफ खींच सकता है, ना वाई खींच सकता है। तो जब इवन डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर्ड है वो न्यूक्लियस के बीच में ही रहेगा, तो दोनों बॉन्डेड एटम पे कोई चार्ज लगेगी कि नहीं होगी, लगेगी। अगर आपका जो शेयर्ड पेयर है बिल्कुल वो सेंटर में पड़ा हुआ है, ना एक्स की तरफ ज्यादा गया ना वाई की तरफ ज्यादा गया, तो एलिमेंट्स पे कोई चार्जेस लगेंगी कि नहीं लगेगी, नहीं लगेंगी। नया असद नो 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 नहीं लगेगी। तो बॉन्ड कौन सा बनेगा बेटा, पोलर बनेगा कि नॉन पोलर, तो बॉन्ड कौन सा बनेगा, बॉन्ड नॉन पोलर बनेगा, ठीक है। तो अगर भाई नॉन पोलर मॉलिक्यूल इन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल शेयर्ड पेयर इज इक्वली और सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, फॉर एग्जांपल आप मान लें कि आपके पास क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ठीक है भाई, ये एक क्लोरीन एटम, ठीक है, अब ये दूसरा क्लोरीन एटम, अब ये दोनों क्लोरीन एटम अगर मुझसे छोटे बड़े हो गए तो इग्नोर कीजिएगा, ये दोनों क्लोरीन एटम अज्यूम करें कि ये भी क्लोरीन सेम है, तो ये जो आपका शेयर्ड पेयर रहेगा ये किस में रहेगा, सेंटर पे रहे, ठीक है, सेंटर पे रहेगा। तो ना ये इधर इधर जाएगा
ज्यादा ना इधर जाएगा, तो बीच में रहने की वजह से इस पे भी क्या होगा, जीरो चार्ज होगी, इस पे भी जीरो चार्ज होगी। अब ना पॉजिटिव पोल है ना नेगेटिव पोल है, तो ये डायपोल नहीं है, इस मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, नॉन पोलर। ठीक है, फॉर द सेम रीजन अगर आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन है, ये कार्बन मीथेन का मिसाल ले लें, सिंपल सा एग्जांपल मीथेन। ठीक है, अब इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.5 है, इसकी जो है वो 2.1 है, तो अगर इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 0.4 होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो 0.5 से कम है, 0.5 से कम है। ठीक है, तो इनका भी जो शेयर्ड पेयर होगा वो ऑलमोस्ट बीच में रहेगा, ऑलमोस्ट, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस थोड़ा है, इस वजह से क्या रहेगा, बीच में रहेगा। तो इन सब पे कौन सी चार्ज होगी, 0 0 0 0, यानी ऑल जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, ऑल हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर, क्योंकि उनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है कि कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ ज्यादा खींच सकता, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लगती थोड़ी सी, हाइड्रोजन पे थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज लगती, पर क्योंकि इतना डिफरेंस नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, इस वजह से ये बॉन्ड क्या ठहरेगा, नॉन पोलर ठहरेगा। ये क्लियर है बेटा? अच्छा, दूसरी बात कि ऑपरेटिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होगी, वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्स होगी। लंडन डिस्पर्शन फोर्स जो है वो कमजोर में कमजोर फोर्स है। तो अगर आप कंपैरिजन पे आएंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहें या कोइजिव फोर्स कहें, वो इनमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में वीक से वीक यानी कमजोर से कमजोर होती है, वीक से वीक यानी कमजोर से कमजोर होती है। तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट, इनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, सबसे कम होगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये हाइड्रोकार्बन, ये सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत? ओके, क्लियर, ऑल क्लियर? तो मैं बेटा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहा हूं, बिल्कुल सिंपल भी है और बिल्कुल एडवांस लेवल भी है, दोनों चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम कि पोलर कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है। अब पोलर कंपाउंड क्या होता है कि अगर जो दो एलिमेंट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस कम से कम 0.5 या उससे ज्यादा है, तो फिर क्या होगा कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे एलिमेंट से 0.5 या उससे ज्यादा है, वो अपनी तरफ थोड़ा सा पेयर को खींच लेगा, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्ड पेयर होगी वो इवन नहीं होगी, वो सिमेट्रिकल नहीं होगी, वो ऑड होगी, या वन साइडेड ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा स्लिप हो जाएगा। तो जिस साइड पे स्लिप हो जाएगा उस पे नेगेटिव चार्ज लगेगी, पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑलवेज फाउंड बिटवीन टू डिसिमिलर एलिमेंट्स। पहली बात कि दो सेम एलिमेंट होंगे तो नॉन पोलर बॉन्ड बनाएंगे, अगर डिफरेंट है तभी उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो कम से कम उनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होना चाहिए वो 0.5 होना चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है, यानी ये मेजॉरिटी ऑफ केसेस में है। आप देखें कार्बन आयोडीन, वो किस वैल्यू को देखेंगे, 2.5 2.5, डिफरेंस 0 है, पर ये बॉन्ड पोलर होता है। इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगेगी, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज लगेगी। ठीक है, हमने अल्काइल हैलाइड्स में पढ़ा हुआ है कि ये कार्बन आयोडाइड बॉन्ड क्या होगा, पोलर होगा। ठीक है, तो दोनों की बुकिश वैल्यू तो सेम है, पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बुक में वो एवरेज वैल्यूज लिखे हुए हैं, वो एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी करते हैं। अच्छा, फॉर द सेम रीजन जब कार्बन और नाइट्रोजन और क्लोरीन बॉन्ड बनाएंगे, अब दोनों का बुकिश वैल्यू सेम है, इसकी भी 3.0, इसकी भी 3.0, और जब ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे तो क्लोरीन की न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगती है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज लगती है। तो यानी ये एक रफ कंडीशन है कि मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स में ऐसा होता है कि जिसका 0.5 से डिफरेंस ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, वो आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आगे आते हैं, इन पोलर मॉलिक्यूल शेयर्ड पेयर इज नॉट इक्वली, यानी अगर बॉन्ड पोलर है, फॉर एग्जांपल HCl, सिचुएशन क्या है कि हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, और भाई ये इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया, हाइड्रोजन वाली साइड, ये क्लोरीन वाली साइड। हाइड्रोजन वाली साइड पे इस दो इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज, इस साइड पे 17 पॉजिटिव चार्ज। तो मुझे बताएं कि 17 पॉजिटिव चार्ज इस शेयर्ड पेयर को ज्यादा अपनी तरफ खींचेंगे या एक, तो अगर 17 पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर स्लाइटली शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स क्लोरीन, तो स्लाइट नेगेटिव चार्ज लगेगी, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। देखें, इट इज समवट डिफरेंट देन +1 -1,
कंप्लीट प्लस का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से निकल के क्लोरीन की तरफ चला गया है। अब यहां पे पार्शियल चार्ज का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। अब क्योंकि इस मॉलिक्यूल में दो चार्जेस आ गई हैं, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो आप पोलर मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं? पोलर मॉलिक्यूल इज आल्सो कॉल्ड अ डायपोल, आल्सो कॉल्ड अ डायपोल। कि पोलर मॉलिक्यूल को डायपोल कहते हैं। पोलर मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं? डायपोल कहते हैं। तो फिर इसमें जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी उसको डायपोल डायपोल फोर्स कहेंगे। तो डायपोल डायपोल फोर्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल में मौजूद लंडन डिस्पर्शन फोर्स से थोड़ी स्ट्रांग होती है। तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट, इनकी बॉइलिंग पॉइंट नॉन पोलर कंपाउंड से क्या होंगी? ज्यादा होंगी, पर आयनिक कंपाउंड से कम होंगी, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में स्ट्रांग बॉन्ड है। ठीक है बेटा, तो इसको सेव करते हैं। अब यही वर्ड्स में लिखा हुआ है कि भाई ड्यू टू ऑड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इज डेवलप्ड ऑन द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन द मोर इलेक्ट्रो, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच गया। ठीक है, अ पोलर मॉलिक्यूल हैज टू चार्ज, यानी टू पोल्स हैं, तो एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव, इसको डायपोल कहते हैं। और इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी वो डायपोल डायपोल फोर्स होगी। डायपोल डायपोल फोर्स जो है, डायपोल डायपोल फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन लंडन डिस्पर्शन फोर्स। डायपोल डायपोल फोर्स इज वीकर देन हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी अगर इन सबको मिला के अरेंज करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन डायपोल डायपोल फोर्स, डायपोल डायपोल फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन लंडन डिस्पर्शन फोर्स। ये आपको मिलेगा नॉन पोलर में, ये आपको मिलेगा पोलर में, ये भी आपको मिलेगा किधर? पोलर में मिलेगा। ठीक है बेटा, तो ये एक सीन होता है। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है बेटा? इसको रहने दे, रहने दे। और कोवेलेंट कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक कर लेते हैं, फिर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट को कल देखेंगे। ठीक है बेटा, तो भाई कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, यानी हाइड्रोजन है। ठीक है, तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, H2O है, क्या बनेगा? वाटर मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो ये मॉलिक्यूल जो है इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। आयनिक कंपाउंड ऐसे अकेले अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इनकी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एज अ होल न्यूट्रल होते हैं, तो इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो वीक होगी। इस वजह से इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? कम होती है। दूसरी बात क्या है भाई? तो इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम होगी? क्योंकि मॉलिक्यूल्स एज अ होल न्यूट्रल होते हैं, वीक फोर्सेज होंगी। सम कोवेलेंट कंपाउंड्स में जायंट मॉलिक्यूल की फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, उनमें जो आपका जैसे सिलिका हो गया, आपका जैसे ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, उसके बाद सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, इनमें स्ट्रांग कोवेलेंट बॉन्ड होता है, या बोरान नाइट्राइड हो गया। ठीक है, तो इनमें स्ट्रांग कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये जायंट मॉलिक्यूल है। ये थ्री डायमेंशनल नेटवर्क में एग्जिस्ट करते हैं, लाइक आयनिक कंपाउंड। क्योंकि मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है जो वीक होती है, इनमें कोवेलेंट बॉन्ड इंटर एटॉमिक फोर्स है जो कि स्ट्रांग होती है, तो इनकी बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है। जनरली कोवेलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं और मॉलिक्यूल्स आजाद होते हैं, एज अ होल न्यूट्रल होते हैं, तो वो आयनाइज नहीं होते, तो ये बैड कंडक्टर होते हैं। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं तो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। कोवेलेंट बॉन्ड इज रिजिड एंड डायरेक्शनल, क्योंकि मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फाउंड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो जिस डायरेक्शन में ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगी उस डायरेक्शन में बॉन्ड बनेगा। अगर उस डायरेक्शन से टूट के दूसरे डायरेक्शन में बॉन्ड बन जाता है तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी, आइसोमर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आइसोमर। ठीक है, तो डायरेक्शनल कैरेक्टर की वजह से ये आइसोमरिज्म शो करते हैं। और इनके रिएक्शन जो है वो आयनिक कंपाउंड से स्लोअर होते हैं, और ये जनरली नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होते हैं? डिसॉल्व होते हैं। पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते। इसको कल कर लेंगे बेटा। ठीक है।